नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या हुई 40। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी का जमकर हंगामा। नीतीश कुमार का विवादास्पद बयान, बोले जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। कांग्रेस ने पूछा, क्या संसद में चीन पर चर्चा की है मनाही? बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर पेट्रोलियम मंत्री ने पल्ला झाड़ा। दोनों मुद्दे पर आज संसद में जमकर हुआ हंगामा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन में आए ब्रिटेन और फ्रांस। रूस और अमेरिका पहले ही भर चुके हैं हामी। अमेरिका में ब्याज दरों पर फेड के बयान से मायूस हुआ बाजार। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट का शिकार। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% टूटे। तवांग में भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास। चीन से सटी सीमा पर राफेल और सुखोई की दहाड़। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी दिखा रहे हैं अपना दम। और फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में भिड़ेगा अर्जेंटीना और फ्रांस। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। रविवार को होगा सबसे बड़ा मुकाबला। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार की, जहां पर शराब कांड से कोहराम मचा हुआ है। छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। अब तक 40 लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। शराब कांड को लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बिहार विधानसभा में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर प्रदर्शन किया। विधान परिषद में भी बीजेपी एमएलसी ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी नेताओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के नेता नीतीश सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर आए थे। शराब कांड की गूंज संसद में भी सुनाई दी। इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इस मामले में नीतीश कुमार ने विवादास्पद बयान देकर मामले को और गर्मा दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से मौत के मामले में नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने दूसरे राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौतों के आंकड़े गिनाए। कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर, ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। इधर बीजेपी में नीतीश सरकार पर लगातार बीजेपी वार कर रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से बिहार की जनता से माफी मांगने की मांग की है। तो आखिर जब शराबबंदी है तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिहार में कैसे आ रही है? पुलिस महकमा क्या कर रहा है? और पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो शराब माफियाओं से मिला हुआ है। उसकी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ रही है उसका एक बड़ा कारण है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में लग गई। और बिहार में कौन है जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात संसद की, जहां दोनों सदनों में काफी हंगामा रहा। पहले चीन के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री के जवाब से निराश विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, आज संसद में क्या कुछ खास रहा?
दरअसल आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हो रही थी तो लग नहीं रहा था कि कोई ऐसी वजह होगी जिस पर हंगामा होगा और लग रहा था कि सारा काम सुचारू तरीके से होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संसद की कार्रवाई के शुरू में ही विपक्ष के नेता, खासतौर से जो कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने चीन के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी, लेकिन सरकार इसके लिए कतई तैयार नहीं हुई और लगातार हंगामा होता रहा इस मुद्दे के ऊपर। और स्थिति यहां तक आ गई कि कांग्रेस के सांसद और कुछ विपक्षी सांसद लोकसभा से वॉकआउट कर गए, यानी बाहर निकल गए। कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि क्या भारत की संसद में चीन पर चर्चा करने पर भी मनाही है, लेकिन खैर सरकार बहस कराने को इस मुद्दे पर नहीं मानी। लेकिन एक दूसरा मुद्दा फिर खड़ा हो गया, वो था पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के। दरअसल सवाल जवाब के सिलसिले में जब पेट्रोलियम मंत्री जवाब दे रहे थे तो उन्हें यह बताया किस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार कोशिश करती रही, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि दरअसल कई सारे राज्य ऐसे हैं जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर वैट नहीं घटाया गया है। वैट नहीं घटाने की वजह से उन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि उन राज्यों को और उन राज्य से जो सांसद आते हैं, उन पार्टी के जो सांसद आते हैं, उनको चाहिए कि अपने राज्य सरकारों से कहे कि वैट घटाए ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो सके। उनके इस जवाब के ऊपर काफी ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया और कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसद उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे और फिर एक बार सदन से वॉकआउट कर गए, यानी सदन से बाहर निकल गए। तो इन दो मुद्दों पर मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी और अंततः उसका कोई नतीजा तो नहीं निकला। हाँ, काम का सुचारू तरीके से नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, लक्ष्मण जी। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर जवाब देते हुए सदन में ये कहा कि 6 अप्रैल 2022 से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा रही हैं। सरकार ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी भी घटाई है, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्य ने वैट नहीं घटाया। Sir, the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut that price. Sir, ये 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने काम नहीं किया और उनके माननीय सदस्य जो इन स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन्होंने अपना वैट कम नहीं किया है। अरे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय सदस्य अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि ये भी अपना वैट कम कर दें और फिर आपके स्टेट में ही वो दाम कम हो जाएगा और आपको यहाँ पे यू कैन देन जॉइन द मेन स्ट्रीम। और तवांग में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच भारतीय वायुसेना आज से 2 दिनों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में युद्ध अभ्यास कर रही है। युद्धाभ्यास के यानी कि वायुसेना के बेस्ट फाइटर जेट चीन से सटी सीमाओं पर अपना एक्शन दिखाने को तैयार है। राफेल, सुखोई, अपाचे, चिनूक जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा हैं। वायुसेना अपने सभी हथियारों का प्रदर्शन करेगी, लेकिन हालांकि इस युद्ध अभ्यास का किसी भी प्रकार से चीन से संबंध होने का वायुसेना ने फिलहाल इनकार किया है। यह अभ्यास अपनी क्षमता आजमाने का एक तरीका है, मगर ये युद्ध अभ्यास चीन को सीधी चुनौती जरूर है कि भारत से भिड़ना उसे महंगा पड़ सकता है। और अब बात यूएनएससी की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, जहां भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ उसे मिल गया है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाले दो स्थायी सदस्यों ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अपना समर्थन दोहराया। फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन हमेशा से करता है। इसके अलावा यूएई ने भी स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की वकालत की है। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिका और रूस पहले ही भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की लंदन हाईकोर्ट में झटका लगा है। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी के मामले में 2018 में भारत से भाग गया था। उसने ये तर्क दिया कि अगर उसे प्रत्यार्पित किया जाता है तो वो आत्महत्या कर सकता है। नीरव मोदी इस समय लंदन की वेंसवर्थ जेल में है। अब उसके पास ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। और एयरपोर्ट्स पर कंजेशन के मामले को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। कंजेशन के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई। बैठक में एयरपोर्ट में स्थिति सुधारने के अलावा इमिग्रेशन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। क्या रहा यहां एजेंडा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, क्या कुछ हुआ आज बैठक में
जी, आज सबसे पहले तो एयरपोर्ट की जो स्थिति थी कंजेशन की, उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला। जो एयरपोर्ट एंट्री से लेकर सिक्योरिटी क्रॉस करने तक के बीच का जो टाइम है, वो पहले के मुकाबले चीज़ें आज बेहतर होती हुई दिखी। लेकिन आज दो महत्वपूर्ण बैठकें भी हुई। पहला होम सेक्रेटरी ने इस बैठक को चेयर किया और उसमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इसके अलावा CISF, दिल्ली एयरपोर्ट्स के जुड़े जो अधिकारी हैं वो उसमें शामिल हुए। उसमें 2-3 मुख्य मुद्दों पर जो बातचीत हुई। सबसे पहले तो जो CISF के स्टाफ है उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर, इस वक्त पूरे देश में कम से कम 5000 के करीब CISF स्टाफ हैं जो कि डिप्लॉयड हैं अलग अलग एयरपोर्ट्स पे। 1200 और स्टाफ को लाने की बात की जा रही है, जिसपे कि बहुत जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट की जो टर्मिनल 3 है, वहाँ पे स्पेस का क्रंच है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मशीन है वो नहीं कर पा रही है। तो उसको लेकर एक फैसला किया गया कि जो CISF का ऑफिस है वहाँ उसे डिसमेंटल करके वहाँ 2 और नए सिक्योरिटी गेट्स बनाए जाएंगे। यानी कि कुल मिला के 28 दिसंबर के बाद से 20 के करीब सिक्योरिटी गेट्स होंगे, जिसमें कि 2 होंगे जो कि क्रू के लिए होंगे और जो बाकी हैं वो आम पैसेंजर्स के लिए होंगे। इस बात को लेकर भी फैसला किया गया। इसके अलावा जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन चूंकि वहाँ था, तो उसके साथ जो विदेश से जो लोग आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, तो हर इमिग्रेशन पॉइंट पे एक तरह से एडवाइजरी देते हुए और कुछ लोगों की मदद करते हुए स्टाफ को डिप्लॉय करने की बात भी कही गई। दूसरी जो बैठक हुई पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म की है, उसमें दिल्ली एयरपोर्ट के जो CEO हैं उनको तलब किया गया था, लेकिन वो नहीं उपस्थित हो पाए। इसको लेकर नाराजगी जताई गई इस स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से। इसके अलावा जो बाकी अधिकारी शामिल हुए थे उनसे पूछा गया कि कौन कौन से कदम उठाए गए हैं आगे के, चूंकि जो ट्रैफिक है वो बढ़ने जा रहा है, तो आगे आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। इसके अलावा इस मुद्दे से हटकर एक और मुद्दे पर चर्चा हुई कि चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे हैं आजकल और अधिकतर लोग जो है वो अब मिडिल क्लास या बाकी जो है वहां से आते हैं, तो जो एयरपोर्ट में मिलने वाली चीजें हैं वो बहुत महंगी है। उसको लेकर क्या किया जा रहा है, इसके बारे में भी दिल्ली एयरपोर्ट से जवाब मांगा गया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और अब बात करेंगे मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी गिरावट रही। अमेरिका में ब्याज दरों पर आई फेड की कमेंट्री के बाद मायूस बाजार आज दिखा। सेंसेक्स 489 पॉइंट गिरकर 61,799 पर बंद हुआ। निफ्टी 245 पॉइंट गिरकर 18,415 पर बंद हुआ। आज IT और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ रहे आज के मार्केट के हाइलाइट्स। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव की उम्मीद लगाई रहे थे और कुछ हद तक कमेंट्री वीक, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। शुरुआती कमजोरी धीरे धीरे भारतीय बाजारों के लिए और भारी पड़ती गई और सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट्स के अंदर जो बिकवाली थी वो और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ी और एक बड़ी बिकवाली यानी 11 अक्टूबर 2022 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली जो थी वो मार्केट में आज हमने देखी। अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था, तो BSE के सभी इंडिसेज आज लाल निशान में बंद हुए। इसके अलावा मिड कैप में बिकवाली, स्मॉल कैप में बिकवाली, निफ्टी बैंक हाई लेवल से टूटा, IT में बिकवाली देखने को मिली। मेटल में हेवी प्रेशर आज के सत्र के अंदर क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा और डे लो के आसपास ही जाके कहीं इंडेक्स आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली मार्केट में आज बिकवाली थी और जो बिकवाली प्रिवेल कर रही थी वो अक्रॉस द बोर्ड यानी सभी सेक्टर्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। जी, इसके अलावा आपसे सेक्टर्स का भी हाल समझना चाहेंगे सुमित। आज कौन से सेक्टर्स में तेजी और कहां पर सुस्ती दिखाई दी? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में बड़े बड़े नाम नहीं थे इतने, या इतना बड़ा गेन नहीं था। तो एक एक करके तमाम गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, SBI लाइफ, सन फार्मा, जहां पर कुछ हद तक फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन सेल ऑफ तेज था आज IT के अंदर, तो उसमें टेक महिंद्रा लीड कर रहा था जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली थी निफ्टी में। इसके अलावा टाइटन, इन्फोसिस, ग्रासिम, ये कुछ और ऐसे नाम थे जो कि निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में शुमार होते हुए दिखाई पड़े। तेज बिकवाली IT स्पेस जिसको लीड कर रहा था टेक महिंद्रा, करीब 4% नीचे रहा। मिड कैप में लीड कर रहा था लिंडे इंडिया, इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गुजरात गैस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी और करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली थी यस बैंक के अंदर भी। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 5% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 5% नीचे, यूनियन बैंक 5% नीचे और पूना वाला फिनकॉर्प करीब 4% के आसपास बिकवाली आज यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज IT में प्रेशर था तो तमाम शेयरों में प्रिवेल कर रहा था। टेक महिंद्रा 4% नीचे, कोफोर्स 3% नीचे, L&T, इन्फोटेक माइंट्री करीब 2.5% नीचे और इन्फोसिस रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो आज प्रेशर का दिन था, लेकिन एक्सपायरी भी है तो कुछ भी कहना मुश्किल हो सकता है। कल माइट एक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने क्रेडिट स्विस इंडिया के MD और इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सरकारी बैंकों पर नजर बनी रहेगी।
नीलकंठ जी बताइए फिर 2023 को आप कैसे देख रहे हैं? 2022 में तो इंडियन मार्केट ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़े बाजारों में एक जो टॉप कुछ बाजार है उनमें हमारा नाम शामिल है, और उस समय जब यूएस मार्केट में इतनी बड़ी डिक्लाइन आई, अब कैसा लग रहा है आपको? वैल्यूएशन के हिसाब से हम कैसे लग रहे हैं, ग्रोथ के हिसाब से हम कैसे लग रहे हैं? कुछ कंसर्न्स हैं क्या जब हम 2023 में जा रहे हैं? तो पिछले 12 महीने में इंडिया की परफॉर्मेंस मतलब पूरी तरह से डिलीवर हुई है प्रीमियम एक्सपेंशन से। ये इंडिया का पी प्रीमियम वर्ल्ड के लिए बढ़ गया, और जो फॉरवर्ड अर्निंग्स थी वो ग्रो की। ग्लोबल पी जो है वो गिरता रहा। मेरे हिसाब से अगले 12 महीने में ग्लोबल पी मल्टीपल यहाँ से बहुत इम्प्रूव नहीं होगा, हो सकता है यहाँ से और गिर ही जाए। और भारतीय बाजारों का प्रदर्शन दुनिया से कहीं बेहतर है। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में बोले दिलीप भट्ट ने कहा कि करेक्शन में सरकारी बैंकों में निवेश करें। मुझे लगता है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर विल बी गुड, और शायद पीएसयू बैंक्स में और थोड़ा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन इस लेवल से जरूर वन शुड वेट फॉर अ रीजनेबल करेक्शन टू कम इन, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर आप देखें कि यहाँ पर से एनआई ग्रोथ ठीक रहेगा, बुक्स क्लीन हो चुके हैं, और होपफुली आरओएस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन मुझे लगता है शायद ये सभी बैंक में एक बार उनका फॉलो अप इश्यू आ जाएगा। दे विल हैव टू रेज मनी अगर इफ दे हैव टू ग्रो। तो मुझे लगता है सेल ऑफ शेयर्स आल्सो पॉसिबली विल बी राउंड द कॉर्नर, और दो वी लाइक इट बट फ्रॉम द करंट लेवल्स आई थिंक वन शुड वेट एंड वॉच, बिकॉज काफी रन अप हो चुके हैं ये पीएसयू बैंक्स। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों से जो हड्डियां बरामद की थी, उनका डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता विकास वॉकर के डीएनए से मैच हो गया है। दरअसल पुलिस को जो हड्डियां मिली थी उनमें मानव जबड़ा, जांघ की हड्डियां समेत शरीर के कुछ अंग थे। बरामद हड्डियों को दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए CFSL यानी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा था, जहां श्रद्धा के पिता के सैंपल से इसे मैच कराया गया। अब डीएनए की रिपोर्ट पुलिस के लिए आरोपी को सजा दिलवाने में काफी अहम साबित होगी। श्रद्धा वालकर की हत्या का आरोप उनके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला पर है, जिसने पुलिस की पूछताछ में श्रद्धा की बेरहमी से हत्या करने की बात कबूल की है। और अहमदाबाद में स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी पर चल रहे 1 महीना ये लंबा महोत्सव अपने आप में भव्य और खास है। दान की जमीन पर सिर्फ दान के पैसे से बने प्रांगण में कौन गरीब कौन अमीर, बड़े से बड़े करोड़पति परिवार में मन में सेवा भाव लेकर माली, सफाई कर्मी और गाइड का काम यहां पर करते नजर आ रहे हैं। यहां कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने जायजा लिया महोत्सव का और बात की ऐसे ही सेवा कर्मियों से। सेवा करने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है, कोई मिलियनर है, कोई पायलट है, कोई विदेश में वहाँ एजुकेशन की सेवा दे रहा है। तो आइए हम सबसे रूबरू होते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आए हैं। अच्छा, आप कौन से फैमिली से बिलोंग करती है और आप यहाँ पर आए हैं, क्या मकसद है? जी, मैं अजमेरा फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हम यहाँ सभी सेवा के लिए जुड़े हैं। हमारे फैमिली में से अभी 53 जन सेवा में आए हुए हैं और हम सब प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव के लिए खूब ही आतुरता पूर्वक 5 साल से वेट कर रहे थे कि कभी ये मौका मिले गुरु ऋण अदा करने का। पायलट्स भी है जो कभी भविष्य में आप उनको जेट उड़ाते हुए पर देखेंगे। आप बताइए कि आप प्लेन क्यों नहीं उड़ा रही और आप यहाँ सेवा करने के लिए आई है? जय स्वामीनारायण, मैं मिहाली मोदी हूँ एंड अभी मैं फ्रेशर पायलट हूँ। तो जॉब ओपनिंग्स धीरे धीरे ओपन अप हो रही है, पर प्रमुख स्वामी महाराज हमारे प्यारे गुरु जी का शताब्दी महोत्सव सेलिब्रेट करना है, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी सब कुछ होल्ड पे रखती हूँ और जनवरी के बाद शताब्दी महोत्सव के बाद ही मैं अप्लाई करूँ। आप कहाँ से आ रही है और यहाँ क्या सेवा दे रही है? I'm here from Robbinsville, New Jersey in USA, and I'm here to do seva. I do seva full time in the United States, and I'm doing seva here for Shatabdi Mahotsav. जय स्वामीनारायण, मैं मुंबई से आ रही हूँ, अजमेरा परिवार से हूँ और यहाँ 1 साल से शताब्दी की सेवा चल रही है। सब बच्चे बड़े, घर के सभी सदस्य लोग बहुत आतुरता से वेट कर रहे थे, पूरे संस्था के लोग, तो 1 साल से सब सेवा में जुटे हुए हैं। जय स्वामीनारायण,
मैं बॉम्बे से आ रही हूँ, अजमेरा परिवार से आ रही हूँ। मेरा नाम हेतल संजय अजमेरा है और यहाँ पे आके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं सेवा के, लेकिन सभी डिपार्टमेंट अपने ही है। जो डिपार्टमेंट में सेवा जो भी अवेलेबल है वो सभी सेवा हम करते हैं। तो पद और प्रतिष्ठा को साइड में रखते हुए ये लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और तभी हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा महोत्सव है वो सफल होने ही वाला है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है। जीओएम के हेड केनराज संगमा ने कहा कि रिपोर्ट पर सभी सदस्यों की सहमति अभी नहीं बन पाई है। हमने सभी सदस्यों की राय के साथ रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी है। इस रिपोर्ट की समीक्षा 17 दिसंबर को होगी। I have just met the Honorable Finance Minister and I have submitted the report of the GOM on the casinos, horse racing and online gaming. और देश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इंडिया ITME सोसाइटी ने 6 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें 22 अलग अलग टेक्सटाइल कैटेगरी के 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने शिरकत की। 91 से ज्यादा देशों पर प्रदर्शनी में हिस्सा लेने यहां पर पहुंचे थे। ये प्रदर्शनी हर 4 साल में एक बार होती है। ये दिल्ली का पहला संस्करण था जो काफी सफल रहा। This is truly like the Olympics of textile machinery, simply because this is one of the biggest forums in the world. Our aim is to make India ITME 2022 the biggest and the most relevant of the machinery exhibitions. और कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज हो गया है, जिसमें आज तमाम फिल्मी सितारों ने शिरकत की। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में एंट्री ली। रानी और शाहरुख खान के अलावा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा समेत अन्य कई बड़े फिल्मी हस्ती यहां पर मौजूद दिखे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 22 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान 42 देशों की कुल 183 फिल्में यहां दिखाई जाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।